बाहर का खाना, मैं कहूंगी कि जब बच्चों की शादी हो जाती है, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाएं, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बिग क्रॉस। बांझपन तेजी से बढ़ रहा है, एक बार आपने बताई थी कि कुछ बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, धीमे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। आज की युवा पीढ़ी जो है आ रही है, तो बांझपन के बढ़ने के पीछे क्या कारण है? आईवीएफ बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। अब तो हमारे आईवीएफ के बच्चे भी 22-23 साल के हो गए हैं और वो बहुत एक्सेल कर रहे हैं स्टडीज में, हर फील्ड में कर रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग बोलते हैं कि आईवीएफ का बेबी दवाइयों का बेबी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। सफलता दर आईवीएफ में आज भी 40-45% से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। कोई कोई सेंटर बोलता है 80%, 85%, तो वो सरासर झूठ बोलते हैं। शादी की सही उम्र तो मैं कहूंगी कि 25 साल ही है। और अब जो आज के सिनेरियो में मैं कहूँ तो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने सारे जितने भी हमारे दर्शक हैं कि 30 साल की उम्र तक उनको शादी जरूर जरूर कर लेनी चाहिए। मेल्स में इनफर्टिलिटी ज्यादा बढ़ गई अब। जी जी। पहले अगर मैं कहूँ कि 10 में से 1 का मुझे सीमेन एबनॉर्मल मिलता था, काउंट कम मिलता था, लेकिन अब ऑलमोस्ट 40%, मतलब 4 टाइम्स इंसिडेंस बढ़ गई है कि उनका या तो काउंट कम मिलेगा या क्वालिटी अच्छी नहीं होती। और जिसको भी पूछो, गुटखा तो बहुत लोग खाने लगे हैं और सिगरेट पीते, हुक्का पीने लग गए हैं। मैं कहना चाहूंगी सभी दर्शकों से कि आप मीडिया में जाने वाली जो भी खबरें हैं उनसे आपको बचना है, क्योंकि अक्सर वो आधी अधूरी नॉलेज परोसी जाती है। जो एक बिजी डॉक्टर होगा, अच्छा काम करेगा, उसको शायद इतना समय भी नहीं मिलेगा कि सोशल मीडिया पर बैठ के रील बनाए। कोई सीरियस पेशेंट आया, आपको लगता है कि ये दम तोड़ सकता है और बचने के चांस 1% है, आप खुद को सेफ साइड में रखने के लिए कि कभी कोई कानूनी पचड़ा न पड़े, उसको रेफर करने में फायदा देखते हैं, या 1% जैसे उसकी जिंदगी बचाने का प्रयास करें? ये दुविधा नहीं हो गई इस कानूनी पचड़ों के कारण? प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज डॉक्टर्स डे है। सभी डॉक्टरों को एनजेपी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और डॉक्टर्स डे पर आज एनजेपी के स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान डॉक्टर सीमा मित्तल। डॉक्टर सीमा मित्तल जी, आपका स्वागत है एनजेपी हरियाणा पे। मैं थोड़ा सा डॉक्टर सीमा मित्तल का परिचय दे दूं। ललिता मेमोरियल हॉस्पिटल की सीईओ है, जानी मानी गायनाकोलॉजिस्ट हैं। आईवीएफ पर काफ़ी प्रयोग इनके चलते रहे हैं, आईवीएफ पर काफ़ी काम किया है, आईवीएफ का विशेष प्रशिक्षण भी इन्होंने लिया हुआ है। लेखन में रुचि है, साहित्य सृजन में रुचि है, बच्चों को खिलाने में रुचि है। छोटे बच्चों को, कई बार इनके फोटो वायरल होते रहते हैं, छोटे बच्चों को गोद में लेकर के उनकी दुनिया समझाती रहती है, नन्हे मुन्नों की दुनिया क्या होती है। और कभी खुद में उतरती है भीतर, कभी अंतर्मन की बातें होती है, अंतर्मन की बातें मतलब आध्यात्मिक बातें होती है, कभी वैराग्य की सी बातें करती है, और कभी लगता है इस दुनिया में खूब घूमो फिरो। मतलब बहुमुखी प्रतिभा की धनी है डॉक्टर सीमा मित्तल। और आज हम इनसे डॉक्टर्स डे पर अलग अलग विषयों पर बात करेंगे। सारे विषय डॉक्टरों से जुड़े रहेंगे, डॉक्टरों से जुड़े मुद्दों पर ही आपसे बात करेंगे। और जो लेखन का मैंने बताया, सुखद मातृत्व नाम की जो इन्होंने एक पुस्तिका लिखी थी, राष्ट्रपति से भी इन्हें सांत्वना पुरस्कार मिला था। यानी इनके लेखन को लेकर के रिकॉग्नाइजेशन राष्ट्रपति तक हो चुकी है। इसलिए आपका हम अभिनंदन करते हैं, लेखक के रूप में भी और डॉक्टर के रूप में भी। सबसे पहले तो आपको भी डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माफ करना डॉक्टर सीमा, एक बार बीच में ब्रेक लेकर के मैं डॉक्टर्स डे के बारे में बता देता हूँ। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है? प्रतिवर्ष भारत में 1 वर्ष को डॉक्टर्स डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन महान चिकित्सक, जाने माने शिक्षाविद और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि दोनों ही हैं। यानी 1 जुलाई 1982 को उनका जन्म हुआ था और 1 जुलाई 1962 को उनका निधन हुआ था। और उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं की याद में डॉक्टर्स और मरीज के बीच विश्वास पैदा करने के लिए, इस रिश्ते को सम्मान देने के लिए, डॉक्टर्स को सम्मान देने के लिए डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। भारत सरकार ने 1 जुलाई 1991 से राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाने की पहल की थी। तब से लेकर के अब तक डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। इस दिन अलग अलग संस्थाएं, जैसे रेवाड़ी की बात करें तो आईएमए ने कल एक आयोजन किया और शहर के वरिष्ठ चिकित्सकों को सम्मानित भी किया। 70 वर्ष से अधिक उम्र के जो डॉक्टर थे उनको आईएमए की टीम ने सम्मानित किया, आईएमए की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया। तो बिना किसी भूमिका के डॉक्टर और मरीज के रिश्ते जो है, आज से 20-30 साल पहले और आज
आज डॉक्टर्स डे है, इन रिश्तों को आप कैसे देखते हैं? कितनी मधुरता आई है, कड़वाहट आई है, या कुछ डर बैठ गया है? डॉक्टर भगवान का जो डॉक्टर का दर्जा था आज कानूनी दांव पेच में उलझ गया है। डॉक्टर सीमा मित्तल की व्याख्या चाहिए। देखो, मरीज भी वही है जहाँ पहले था और डॉक्टर भी वही है। अगर बीच में कहीं आ गई तो कोई एक दुकानदारी आ गई है। डॉक्टर आज की जो जनरेशन के जो हमारे युवा डॉक्टर बन रहे हैं, जी। वो अपने परिवार से उनको जुड़ाव बहुत कम होता जा रहा है। सोशल मीडिया का कह लो या जो भी इन्फ्लुएंस कह लो, वो खुद के लिए जीना, चिल टाइम, माई टाइम उसमें डूब गए हैं। तो वो एक सिंपैथी, एक एम्पैथी जो हमें सिखाई गई थी कि जब भी आप पेशेंट को ट्रीट करते हो तो खुद को पेशेंट की जगह रख के ट्रीट करना है। तो जब आप अपने आप को एक लाचार आदमी की भूमिका में देखते हो तो नेचुरली आपका जो परसेप्शन है उसके लिए एक अलग हो जाता है। आपकी सोचने मतलब धारणा थोड़ी थोड़ी बदली है, बदल जाती है। भगवान नहीं रहा डॉक्टर नहीं, है। वो बात नहीं है। लेकिन समय के साथ क्या हो गया कि दोनों तरफ से हो गया। पहले मरीज आता था तो बिल्कुल छोड़ देता था, लेकिन अब इतना सारा गूगल ज्ञान हो गया कि मरीज हमें पढ़ाना शुरू कर पहले देता है। समर्पित भाव था, आप जाने आपका काम आप जाने। जाने आपका काम जाने। और आज भी अगर जो मरीज इस भाव से आता है ना कि आप जाने आपका काम जाने, अब ये नहीं पता कि वो जाने पर उसका काम हो जाता है। कहाँ से होता है? ज्यादा भरोसे पर जो आता है। भरोसे से। हाँ, तो मैं आपने सुना होगा एक गुरु और शिष्य की कहानी एक सुनी होगी कि आप सुनाई दीजिए। तो वो एक गुरु के पास शिष्य चला गया और उसने सुना था कि गुरु बहुत पहुंचे हुए गुरु है। उसने कहा गुरु जी मैं आपको समर्पित हूँ। गुरु ने बोला बस मेरा नाम लेकर फिर तो कुछ भी करना पर तो समर्पित हो जा। शिष्य पानी पे गया, उसने नदी के पास खड़ा हो गया। उसने बोला कि अगर मेरा गुरु के प्रति समर्पण सच्चा है तो मैं इस पानी पे चल जाऊं। और वो चल दिया। शिष्य भागे भागे गए, गुरु जी वो देखो पानी पे चल रहा है। गुरु ने बोला पागल है क्या? उसने बोला कैसे चले? बोला गुरु जी आपका नाम लिया और मैं चल दिया। गुरु ने बोला मेरा नाम लिया? गुरु को थोड़ा डर लगा कि भाई इसने तो मेरा नाम ले लिया है, लेकिन क्या मैं भगवान को समर्पित हूँ? गुरु ने बोला चलो मैं भी चल के देखता हूँ पानी में। गुरु ने पहला कदम डाला, डूब गया, क्योंकि गुरु किसी को समर्पित ही नहीं था, भगवान को भी समर्पित नहीं था। और वो शिष्य जो था वो गुरु को भगवान मान के समर्पित था। मैं एक बार अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये काल्पनिक कहानी है, लेकिन डॉक्टर सीमा कुछ कहना चाह रही थी इन भावों से कि समर्पित भाव से डॉक्टरों के प्रति भी अगर कोई मरीज आता है तो उसका इलाज बेहतर होता है। उसके प्रति डॉक्टर ज़्यादा चिंतित रहते हैं, डॉक्टर ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करते हैं। तो मैं आपकी बात इसलिए कह रहा हूँ। एग्जैक्टली आप जी। यही जैसे कि बांझपन के मरीज हमारे पास आते हैं, एक कम पढ़ा लिखा मरीज आता है और डॉक्टर साहब बस आप हैं, जो आप करेंगे उसके बाद मुझे कुछ नहीं सोचना है। एक दूसरा मरीज आता है हमारी सूनी गोद भर जाए बस। हाँ, दूसरा मरीज आता है कि डॉक्टर साहब ये क्या इंजेक्शन दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, मैंने पढ़ा है इसमें तो ये हो जाता है। और फिर एक आदमी आता है, उसका दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है। तो ना एक हमारे दिमाग में प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, और मरीज खुद स्ट्रेस में है और फिर इतने सारे सवाल जवाब होते हैं। तो समर्पण, अब इसे आप अंधविश्वास तो नहीं कह सकते, लेकिन नहीं इसको नहीं, मैं इसमें एक बात जरूर करूंगा। डॉक्टर के भी अधिकार हैं और मरीज के भी अधिकार हैं। आपके मैं पढ़ता हूँ हॉस्पिटल में मरीज के भी कुछ अधिकार होते हैं। तो मरीज की जो जिज्ञासा होती है उन्हें किस रूप में लेते हैं आप? उनके सहज भाव से क्यों नहीं लिया जाता? मरीज की हर जिज्ञासा को बहुत ही सहज भाव से लिया जाता है, उसके सवाल जवाबों को भी लिया जाता है। इंडिविजुअल डॉक्टर सीमा से सवाल नहीं, मतलब जब भी डॉक्टर्स जो है जितना जो है, मैं हर डॉक्टर से भी कहना चाहूंगी, हर मरीज से भी, कि आपकी फर्स्ट इंटरेक्शन शुड बी द बेस्ट। मैं अपने कागज पे लिखती हूँ कि डिस्कस्ड फुल्ली। आप मुझसे 100 सवाल पूछने के लिए फ्री हो। आप पहली बार आए हो, आप 100 सवाल पूछो। आपको दूसरी बार भी इजाजत है कि आप 50 सवाल पूछो, लेकिन उसके बाद आप हर बार में 100-150 नए सवाल लाओगे जिनकी कोई बेसिर पैर है, जिसकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। पड़ोसन कह रही थी ऐसे हो जाएगा, उसने बोला था ऐसे होगा, उसका ऐसे हो गया था। तब फिर मैं बोलती हूँ कि आप यदि अपने तक सीमित रहोगे, अपना रिजल्ट देखोगे तो ज्यादा अच्छा है। अब आप 50 लोगों का सवाल लेके आओगे और सवाल करोगे, फिर गूगल पे सवाल करोगे, गूगल में तो बोलेंगे कि तब बहुत ज्यादा दिक्कत आती। मतलब अननेसेसरी जो हरासमेंट, अननेसेसरी सवाल, अननेसेसरी जिज्ञासाएं, उनसे बचना चाहिए। अपने डॉक्टर पर भरोसा अपने से सीमित रखो, अपने सवाल पूछो, अपने सवाल लिख के लेके जाओ, बकायदा उनके जवाब लिखो। बट एक बार लिख लिया तो ट्रस्ट करो, अपने डॉक्टर पे छोड़ो। क्योंकि जहां तक बांझपन की बात है, 3-4 महीने तो हमें लगते हैं देखने में। महीने के टाइम दूसरे दिन पे टेस्ट किया, 14वें दिन पे टेस्ट किया, अगले महीने में टेस्ट किया। जब तक एक डॉक्टर की कुछ समझ में आता नहीं, उसके पहले तो मरीज अपना डॉक्टर बदलने की सोच लेता है। तो फिर क्या है कि वो घूमता रह जाता है एक वर्लपूल में। तो आज की तारीख में क्या है कि डॉक्टर समय कम दे रहे हैं, क्योंकि हर आदमी जल्दी में, सबको सैटरडे संडे ऑफ भी चाहिए, आराम भी चाहिए। मरीज को ज्यादा टाइम चाहिए क्योंकि उसको नॉलेज ज्यादा है। और छोटे और बड़े शहरों का भी फर्क है
क्योंकि छोटे शहरों में मरीज ज्यादा समझदारी करता है, वही काम अगर बड़े शहर में जाता है, बड़ा सा हॉस्पिटल देखता है, डॉक्टर को कुर्सी पे देखता है, 4 रिसेप्शनिस्ट सबको क्रॉस करके जाता है, तो सवाल भी कम पूछता है। हाँ, तो अब उसको होटल में जाना ज्यादा पसंद आता है हॉस्पिटल में, लेकिन डॉक्टर का काम होटल का काम तो नहीं है। आपका डॉक्टर यदि बिल्कुल साधारण कुर्सी पे बैठा हो सकता है कि वो बहुत अच्छा ज्ञान दे, और बड़ी कुर्सी पे बैठा हुआ सुंदर सजा डॉक्टर आपको हम अपने दर्शकों को क्या बताएं, हमारी स्टूडियो की कुर्सी पे जो बैठी हुई है उनका हमने थोड़ा सा परिचय जितना हम जानते थे वो तो दे दिया है। उनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से पली बड़ी, कहाँ से डॉक्टर बनी, कैसे जो हमारे सामने बैठे हैं डॉक्टर घनश्याम मित्तल, कैसे इनसे मुलाकात हुई, कैसे इनकी दुनिया में आई, वो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपके सफर के बारे में बताइए। एमडी गायनोकोलॉजिस्ट आप कैसे बनी, कैसे शुरुआत हुई, कहाँ पढ़ना हुआ, कैसे पेरेंट्स जो है, और फिर कैसे ससुराल, थोड़ा सा अपना परिचय देंगे तो लोगों को ज्यादा पता लगेगा। डॉक्टर साहब, इसका श्रेय तो ना मैं पूरी तरह से अपनी माँ को दूंगी। जी जी। क्योंकि मेरी मम्मी की बहुत इच्छा होती थी, नाम लेते रहो। मेरी मम्मी श्रीमती जयमाला देवी थी, अभी तो वो इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी बहुत इच्छा होती थी कि वो पढ़े, आगे बढ़े। उनकी नजर बहुत कमजोर थी, दिखाई नहीं देता था, पर घर वालों ने कभी डॉक्टर को नहीं दिखाया। 6 बहनें थी, कभी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। फिर शादी हो गई, उन्हें लगता था कि मेरी लड़कियां तो कुछ करें, मतलब सभी कुछ करें। मेरे पापा खुद, उनका पीएमटी में सिलेक्शन हो गया था, पर उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो उनको कॉलेज छोड़ के आना पड़ा। तो उनकी इच्छा थी मेरे बच्चे डॉक्टर बने। तो पहले भाई लोगों के साथ ट्राई किया, पर भाई को इंटरेस्ट नहीं आया मेडिकल में। जी जी। तो बस वो यही कहते थे कि बेटा पढ़ाई करो मेहनत से। भाई नहीं कर पाए तो बेटी करे, ऐसी तमन्ना थी। भाइयों ने भी करी अपनी जगह पे, पर उनको डॉक्टरी पसंद नहीं थी, मतलब मेंढक काटना पसंद नहीं था। जी जी। तो उनको ये था कि जो भी करे मतलब करो। तो हमें लगता था कि माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। डॉक्टर सीमा ने कब सपना देखा था? मैंने सपना 10वीं करते करते 12वीं करते मेरे पापा ना रिटायर हो गए थे जब पापा ने पहले देख लिया था? नहीं, मेरे पापा ना रिटायर हो गए थे जब मैं 10वीं क्लास में, मतलब 11वीं क्लास में थी। रेवाड़ी पापा? रेवाड़ी केएलपी कॉलेज में पापा एज प्रिंसिपल रिटायर हुए पापा, और पहले वो इंग्लिश के प्रोफेसर और हेड रहे हैं। तो पापा, मैं 10वीं क्लास में मुझे पता चल गया था कि पापा भी रिटायर होने वाले हैं, और घर में अभी हम सब लोग पढ़ ही रहे थे ऑलमोस्ट। तो मुझे लगा था कि मैं कुछ छोटा मोटा डिप्लोमा करूं पॉलिटेक्निक का, और मुझे कमाना चाहिए। ऐसा सोच रही थी आप? हाँ, मुझे जाना चाहिए। झज्जर वाला जो डिप्लोमा है, मैंने जाके अप्लाई करने की कोशिश भी की 10th के बाद। तो पता चला लास्ट डेट निकल गई है, तो मैं वापस आ गई। थोड़ा इंजीनियर बनने की तमन्ना थी? नहीं, जल्दी कमाने की, घर में मदद करने की बहुत ज्यादा इच्छा थी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, पता नहीं कहाँ से आ गई। मदद करे परिवार की मदद करें, लेकिन वहाँ पे हुआ नहीं जी। और मेरी बड़ी सिस्टर भी ट्राई करी थी एक बार ट्राई कर लिया था, उसका एडमिशन हुआ नहीं था, तो चांस की बात है, लेकिन फिर नहीं हुआ तो कॉलेज चले गए। कॉलेज में तो 1-2 बार हमारे टीचर्स जो थे उन्होंने थोड़ा मजाक भी बनाया एक दो ने कि सब तेरे घर में डॉक्टर बन गए, अब तेरी बारी है, तू भी बनेगी क्या, बन जा तू। मैंने बोला सर किस्मत में होगा तो कोई रोक नहीं सकता, और आप भगवान तो है नहीं कि आपने कह दिया कि नहीं बने तो नहीं बनेंगे। बहुत बुरा लगा कि टीचर जो है ना वो आपका रोल मॉडल होता है और आपको ऐसे कह रहा। फिर एक धुन सी हो गई कि भगवान या तो आप हो या ये टीचर है, करना है कुछ, मुझे करना है। तो फिर बस सिर्फ पढ़ाई, सुबह उठ के पढ़ाई, रात को पढ़ाई और पूजा, प्रेयर। मतलब आप कहते हो कि अंधविश्वास, उस समय तो 12वीं का 11th में जो है, तो सब कुछ भगवान पे छोड़ा। फिर महात्मा गांधी की किताब मैंने पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था कि अंतरात्मा से की गई प्रार्थना को भगवान सुनते हैं। ये नहीं पता था कि अंतरात्मा क्या होती है, पर प्रार्थना क्या होती है पता था। तो घर में सब पूजा करते हैं, दादी भी करती थी। तो हम भगवान के कमरे में बैठ के ना, किसी ने बोला सप्तऋषि को देख के 42 दिन तक बोलो क्या चाहिए, तो ऊपर जाके रोज सप्तऋषि को बोलना, 42 दिन तक पूजा करना। और चांस की बात है कि मेरी बड़ी सिस्टर का सिलेक्शन हो गया तभी डॉक्टरी में, उसके नोट्स वोट्स मिले, मदद मिली, अगले साल मेरा हो गया, बल्कि ऑल इंडिया रैंक भी 2nd आ गई, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। किनकी? मेरी ऑल इंडिया रैंक 2nd आपकी? हाँ, MBBS हमारे साथ ऑल इंडिया रैंक 2nd वाली डॉक्टर बैठी। अच्छी बात है, हमारे दर्शक जो है ज्यादा। जी। तो वो था। फिर जिस दिन कॉलेज में एंटर किया था, मतलब आई थिंक 16 जुलाई 1985 को, मेडिकल कॉलेज सेवाग्राम में महात्मा गांधी का MGMS इंस्टीट्यूट, 16 जुलाई को एंटर किया था। अगस्त में रिजल्ट आया रोहतक का। पापा ने बोला रोहतक में भी हो गया, लेकिन तेरी बहन वही है, आना नहीं है, तो नहीं आए। 16 जुलाई को कॉलेज में एंटर किया 1985 में, और 17 नवंबर 1993 को, बड़ी शार्प मेमोरी, लिख के रख बाहर पैर रखा। तब से तब तक वो वहीं पे रहे। माँ बाप कभी कॉलेज में नहीं गए, कभी उन्होंने देखा नहीं। जैसे अब हम लोग तो बहुत जाते हैं, और सीधा डिग्री लेके वापस अपने घर। तो मेरी माँ ये बोलती थी कि बेटा शादी की उम्र, PG कंप्लीट करके आए, पूरी MD कंप्लीट करके, सब कुछ करके। हाँ, फिर आते फिर गंगाराम हॉस्पिटल में काम किया 1-1.5 साल, सिविल हॉस्पिटल में काम किया 4 साल। हाँ, और तभी शादी कब बनी?
मैंने 1993 में एमडी की थी, शादी मेरी 1996 में हुई थी। जी, और शादी कराने में भी एक पेशेंट की भूमिका थी जो आती थी, वो मेरी भाभी लगती थी, डॉक्टर घनश्याम की बुआ लगती थी, तो उन्होंने हमें मिलवाया। और उस टाइम तो शादी के लिए भी इतना नहीं सोचते थे, भाई लड़का ठीक है, उनको लगा लड़की ठीक है, शादी तो लड़का ठीक निकला? बहुत अच्छा। ये आप बताओगे, आपको ज्यादा पता है लड़के के बारे में। तो ही इज द परफेक्ट मैन, कोई दिक्कत ही नहीं है। जी जी। तो उसके बाद में जो है एमडी करने के बाद में जो आपका, चलिए मूल विषय पर आते हैं। आपका परिचय दर्शकों को मिल गया। एमडी गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ बैठी हैं और ऑल इंडिया की रैंक 2 के आधार पर जो इन्होंने पढ़ाई की है। तो आपको प्रैक्टिस में अभी काफी साल हो गया है। आपका तजुर्बा, अनुभव भी जो है सब गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में जो आप देखते हैं। इस समय एक बड़ी समस्या पूरी दुनिया के ही सामने है, जहाँ तक मैं समझता हूँ बांझपन की एक बड़ी समस्या सामने आ रही है। जो उसके पीछे एक बड़ा कारण जो है हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से, क्योंकि आप आए हैं तो आपका पूरा फायदा हमारे दर्शकों को मिले। बांझपन तेजी से बढ़ रहा है, एक बार आपने बताई थी कि कुछ बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, धीमे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। आज की युवा पीढ़ी जो है आ रही है, तो बांझपन के बढ़ने के पीछे क्या कारण है? बहुत ज्यादा फर्क आ गया। अभी सबसे बड़ा कारण जो जिस समय आपकी पढ़ाई हो रही थी और अब की बात है, हाँ, बहुत ज्यादा फर्क आ गया। मतलब सबसे बड़ा असंतुलन जो लड़कियों में है वो हार्मोन्स की प्रॉब्लम है। क्या है मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। और लड़कों के शुक्राणु कम हो रहे हैं। जी जी। लड़कियों में जो मुझे लग रहा है, जैसे पीसीओडी की अगर हम बात करते हैं, तो पहले मेरे पास साल में एक केस आता था, फिर मेरे पास महीने में एक केस आने लगा, फिर मेरे पास हफ्ते में एक केस आने लगा। ये आपका अनुभव पीसीओडी के। और अब मेरे पास दिन में 3 केस पीसीओडी की समस्या से आने लगे हैं। मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, महीने की इरेगुलरिटीज हैं या महीना नहीं आता, बच्चे मोटे हो गए। दूसरा जो है एएमएच, हम हार्मोन देखते हैं जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स है। एएमएच हमारा एक हार्मोन होता है, एंटी मुलेनियल हार्मोन, जिससे पता चलता है अंडे कैसे बन रहे हैं। लेकिन वो अब 26 साल वाली लड़कियों को भी कम है। पहले होता था कि 36 साल 38 साल पे एएमएच कम होता था। एएमएच करना इनफैक्ट बहुत ज्यादा आप चिंताजनक तस्वीर पेश कर रही हैं, बहुत ज्यादा। तो लेकिन उसका एक उपाय, तो मैंने देखा कि ज्यादातर बच्चे वीकेंड्स पे सब लोग बाहर खा रहे हैं, जितने भी लोग आए हैं। और ये मैंने प्रैक्टिकली देख लिया कम से कम 8 से 10 पेशेंट्स में कि सैटरडे संडे से बाहर खा रहे हैं। अब वो क्या खा रहे हैं, क्योंकि जहां तक मुझे कि गरम मसाला 100 रुपए का आ रहा है, केमिकल 2 रुपए का आ रहा है, तो रेस्टोरेंट वाला गरम मसाला क्यों डालेगा? वो केमिकल डालेगा, उससे स्वाद भी अच्छा आएगा, टिंजी सा टेस्ट आएगा, अलग आएगा। लेकिन वो आपकी ओवरीज को क्या कर रहा है, आपके लिवर को क्या कर रहा है? मतलब जो खान पान है बहुत ज्यादा बड़ा डैमेज कर रहा है। आप इसको एक बार चेतावनी के रूप में बताओ सबको, जो है दोबारा से खान पान। हाँ बताओ। हाँ, मतलब खान पान जो बाहर खा रहे हैं, बाहर का खाना, मैं कहूंगी कि जब बच्चों की शादी हो जाती है, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बिग क्रॉस। इफ यू आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, नहीं प्लान कर रहे तो घूमते रहो। क्योंकि मैंने उन सबका, मैं इसलिए बोल रही हूँ एविडेंस बेस, कि मैंने सबको बोला कि आप बाहर खाना नहीं खाएंगे और 6 महीने के अंदर हार्मोन सेम नहीं आए, लेवल राइज नहीं हुए, बट प्रेगनेंसी हो गई। तो अब तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ, ये जो खाना है बहुत, मतलब ये आपके अनुभव से कारण सामने आए हैं। 100% पढ़ाई के साथ साथ जो अनुभव पेशेंट, क्योंकि इतने सारे पेशेंट देखते हैं, ऑलमोस्ट 32 साल हो गए अभी हम लोगों को इसमें। तो मैं अब, मुझे क्या है कि मैं अपनी सेल्फ, मेरी एक रिसर्च चलती रहती है, मेरी सेल्फ एक स्टडी चलती रहती है और ऑब्जर्वेशन चलती रहती है। तो मैंने देखा कि बाहर का खाना, दूसरे नंबर पे देर से सोना। मतलब हम अपनी पीनियल ग्लैंड की बात करते हैं, जो यहाँ पे मेलाटोनिन है, उसका एक सिस्टम है कि आप 11 बजे शाम को सो जाओ, 10 बजे सो जाओ। बचपन से आपकी ना नींद का पैटर्न बना के भेजते हैं भगवान। कोई 10 बजे सोता है, कोई 9 बजे सोता है, लेकिन हम उसको हैम्पर कर देते हैं। कोई 2 बजे सो रहा है, कोई 4 बजे सो रहा है। तो यहाँ से सारे हार्मोन को कमांड मिलती है। जब आप सोने लगे, लेट सोए, तो वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। और वो जब बहुत लंबा टाइम होता है तो परमानेंट आपको डैमेज कर देता है। तो फिर आपके हार्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं। तो पेशेंट्स को हम ये बोलते हैं कि आप अपनी रूटीन को रीसेट करो। टाइम लगता है 3 महीने का मुश्किल से रीसेट करने में। 6 महीने के अंदर अंदर सब कुछ सेटल हो जाता है। अच्छा, तो मतलब ये भी एक तरीका जो है उसको बांझपन से दूर करने का, मुक्ति दिलाने का। बहुत ज्यादा प्राणायाम, भस्त्रिका, मेडिटेशन, हर चीज हीलिंग का काम करती है। मतलब आपको अपनी एंड्योरेंस बढ़ानी है, बॉडी की जो एक हमारी जो स्ट्रेंथ होती है, जो इनर स्ट्रेंथ है, उसको हम अनजाने में बहुत खराब कर लेते हैं। एक आप कई बार जिक्र करते हैं, डॉक्टर जीडी मित्तल भी जिक्र करते रहते हैं, आईवीएफ को लेकर के बहुत सेंसिटिव है, लोग भी बहुत सेंसिटिव है, बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है। आईवीएफ टेक्निक पर आप लंबे समय से काम कर रही हैं, मेरे ख्याल से कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने भी अटेंड की है। तो जो आईवीएफ की जो नई टेक्नोलॉजी, अब तो नई नहीं कहेंगे,
बहुत पुरानी हो चुकी है, इसको लेकर के जो परिणाम है उनकी सफलता दर कितनी है और क्या ये पूरी तरह सेफ है? तो कुछ तरह के विवाद जो सामने आए उन पर भी मैं चर्चा करूंगा। पहले इसकी आईवीएफ बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। अब तो हमारे आईवीएफ के बच्चे भी 22-23 साल के हो गए हैं और वो बहुत एक्सेल कर रहे हैं स्टडीज में, हर फील्ड में कर रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग बोलते हैं कि आईवीएफ का बेबी दवाइयों का बेबी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। जो काम ट्यूब्स नहीं कर पाती हैं ब्लॉक होने से, हम उसको बाहर कर देते हैं और उसी को बाहर निषेचित करके डालते हैं। यदि बॉडी ने उस भ्रूण को एक्सेप्ट कर लिया तो उसको नॉर्मल ही बढ़ाएगी। जी। अगर नहीं एक्सेप्ट किया तो वो अब नॉर्मल होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि ये दवाइयों का बच्चा है, क्योंकि वो आपके शरीर में ही पल रहा है। और अब तो रिसर्च आगे, अब भ्रूण को बाहर ही डेवलप कर रहे हैं और बच्चे भी बन रहे हैं। एक बड़ी चिंताजनक तस्वीर पीछे आई थी। पेरेंट्स कह रहे थे कि डीएनए टेस्ट कराओ, ये हमारा नहीं है, शुक्राणु अंडाणु दूसरे ले लिए हैं, धोखा होता है। इस तरह के मामलों में क्या सही तस्वीर है? देखो, ऐसा करते हैं इस तरह का धोखा? बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि कुछ भी चीज ना फ्री तो नहीं मिलती है। चाहे शुक्राणु है या अंडाणु, कौन दे देगा अपना अंडाणु? जी। तो पेशेंट, अगर अपना किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है और अगर उसको शुक्राणु या अंडाणु लेना भी है तो बकायदा उसको एक कंसेंट उसको कंसेंट देना पड़ता है। पता होता है, उसको पता होता है। उसकी मर्जी के बिना आप बिल्कुल भी ना करना चाहते हो, ना ही आप करोगे, क्योंकि डीएनए पद्धति आज की थोड़ी है, वो तो 85 साल से हमारे देश में कोई भी करवा सकता है और हर माँ बाप को हक है कि उसको उसका ही बच्चा मिले। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर का फर्ज है कि उससे पहले लिखवाए, पहले करे, उसको बताए, अंधेरे में नहीं रखे। अंधेरे में रखने का सवाल तो जो अंधेरे में रखते हैं, इस तरह की कोई बातें आती है तो वो दोषी है निश्चित रूप से। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली दोषी है। तो ऐसा तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है ना कि आपका बच्चा आपका हक है और आपको उसको अपने हिसाब से बायोलॉजिकल रखना। सफलता दर की बात कर रहे थे। सफलता दर आईवीएफ में आज भी 40-45% से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। कोई कोई सेंटर बोलता है 80%, 85%, तो वो सरासर झूठ बोलते हैं। मैं तो आपके माध्यम से दर्शकों से कहूंगी कि यदि कोई बोले कि मेरी सफलता दर 70% है या 85% है, तो आपको वहां से खड़े हो जाना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि 70% तो नॉर्मल कंसेप्शन में भी नहीं होता। तो टेस्ट ट्यूब की तो बात करना ही नाजायज होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कॉर्पोरेट वाले कभी कभी डालते हैं। हमारे भी बस स्टैंड पे एक बार बोर्ड लगाया था 85, जिसका आधा उन्होंने क्रॉस किया था। पास से जाके देखो तो दिखता था 35, दूर से देखो 85। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, 40 से 45%। डॉक्टर सीमा, बांझपन जो है सरकार की नजर में ये बीमारी नहीं होगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेरे ख्याल से आईवीएफ की सुविधा है, मुझे नहीं पता। कुछ हॉस्पिटल अब शुरू हो रही है, धीरे धीरे शुरू हो रही है। तो मौलाना आजाद में भी 5-7 साल से शुरू हुई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में 10-12 साल हो गए हैं। आर्मी हॉस्पिटल में है, बट हमारे हरियाणा में तो अभी नहीं है। तो जैसे गरीब हैं बहुत पेरेंट्स, जो इस तरह के भी आते होंगे, जो उनकी भी तमन्ना रहती होगी सरकारी में उनको, यहाँ मान लीजिए हरियाणा में अभी इस तरह की फैसिलिटी मुझे कम देखने को मिल रही है। कम क्या, मैंने तो देखा नहीं है ना। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए कुछ रियायत वगैरह, कुछ इस तरह की कुछ बातें होती है सामाजिक स्तर पर, कुछ इस तरह का होता है आपके यहाँ प्रावधान, जो कि भाई उनकी कुछ मदद भी हो जाती होगी? जो देखो, ऐसा है कि वो तो आईवीएफ के हर फील्ड में, अगर हमें लगता है कि पेशेंट जेन्युइनली पुअर है तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो जो भी उसका बजट है हम उसमें एडजस्ट कर दें। पर उसके लिए जरूरी हो कि पता चले कि पेशेंट पुअर है। जैसे मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक बार पेशेंट आया था, आईवीएफ कराया उसने, बाद में बेटी हुई, कुआं पूजन था। उसने बोला, डॉक्टर साहब आप मेरे पास आके देखना, महेंद्रगढ़, आधा महेंद्रगढ़ मेरा है। अच्छा। तो मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा कि उस वक्त वो रो रहा था कि कम कर दो, तो मैं ना बिल्कुल बेयर मिनिमम जितने लेने उतने लेके कर दिया। लेकिन अगले पेशेंट के साथ शायद मेरा जस्टिफिकेशन से पहले कुछ दिमाग में चलेगा कि तो थोड़ा सा होमवर्क हम करते हैं डेफिनेटली पता करने के लिए कि क्या वो जेन्युइनली पुअर है। यदि पुअर है तो हम डेफिनेटली उसको किसी भी बजट में, क्योंकि हम भी थोड़ी चैरिटी तो करना चाहते ही हैं, पर वो सही हाथ में पहुंचे ये जरूर करना चाहते हैं। तो ऐसा तो पुअर पेशेंट यदि है तो उसको हम डेफिनेटली कंसीडर करते हैं। चलिए, अब इन्हीं सवालों को आगे बढ़ाते हैं। जो अभी जो शादी की सही उम्र पर बात करेंगे, क्योंकि जो बांझपन में एक बार आपने हमसे कहा था, आप दोहरा भी देना उस बात को, कि अधिक आयु में जो विवाह हो रहे हैं वह भी बांझपन का एक कारण है। क्या उस बात को हम सही से दोहरा सकते हैं आप? बिल्कुल, शादी की सही उम्र तो मैं कहूंगी कि 25 साल ही है। और अब जो आज के सिनेरियो में मैं कहूँ तो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने सारे जितने भी हमारे दर्शक हैं कि 30 साल की उम्र तक उनको शादी जरूर कर लेनी चाहिए, नंबर 1। और शादी के बाद 1 या 2 साल में उन्हें बच्चा जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम कपल्स क्या आ रहे हैं कि 30-31 साल की उम्र में शादी करते हैं। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी हो भी जाए तो बड़े प्यार से अबॉर्शन की गोलियां खा लेते हैं। नॉट रियलाइज, बहुत ही शॉकिंग है ये, बहुत ही शॉकिंग है। नॉट रियल। और ऐसे पेशेंट्स जिनको पहले मेंसेस में भी प्रॉब्लम्स आई थी,
जी जब वो बच्चे थे, मतलब मेंसेस लेट आए और आप प्रेगनेंसी दे रहे हैं भगवान, तो भी वो दवाइयाँ खा रहे हैं। मुझे पता है कि 2 साल बाद वो हमारे पास जरूर आएंगे कि हम तो अटेम्प्ट शादी की आपने परफेक्ट उम्र बताई 25, ये नहीं बताया कि लड़कों के लिए या लड़की के लिए? दोनों के लिए ये मतलब दोनों के लिए 25-26 साल की उम्र में, क्योंकि बहुत लड़का लड़की कर लेनी कर चाहिए लेना शादी जो। चाहिए, शादी कर लेना चाहिए। तो जो अर्ली मैरिज करते हैं, एक खतरा अर्ली मैरिज का, ये तो हो गई जो लेट मैरिज का जो है, ये सवाल था। अब मैं अर्ली मैरिज के बारे में पूछ रहा हूँ, जो कम उम्र में शादियां कर लेते हैं 18 से भी। अब तो खैर बाल विवाह रुक गए हैं, ऐसी कुरीति कम नजर आती है, लेकिन जो रूरल बेल्ट है उसमें अभी भी कुछ जो है कम उम्र की शादियां देखने को मिलती। कम उम्र में शादियों का नुकसान जो है। अर्ली उम्र, कम उम्र में तो शादियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कपल्स आते हैं जहाँ पे बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो पहले बच्चों में आपस में लड़ाई होती है, क्योंकि बच्चे ही होते हैं दिमाग से, मतलब आपको 25 पार करके शादी करना चाहिए, 26-27, क्योंकि उम्र आप 20 की उम्र, 19 की उम्र तो शादी की नहीं है। और शादी हो जाती है तो एडजस्टमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारी लड़कियों की तो बॉडी में प्रिपेयर्ड ही नहीं होती, कोई 40 किलो की है, कोई 38 किलो की है और शादी कर दी। तो मैं कहूंगी कि 22-23 साल से पहले तो माँ बाप को शादी बिल्कुल भी नहीं करनी 22-23 का बेसिक, 23-24-25 फिर परफेक्ट उम्र है जो, हाँ, उसमें 18 शादी। पे तो 18-19 तो बिल्कुल उम्र नहीं है लड़कियों की शादी की। और अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशन की बात करें, क्योंकि मेरा मानना है कि लड़कियां जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होती फाइनेंशियली, शादी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए उनको। अभी तो 1-2 कारण हुए हैं हमारे। हाँ जी। बांझपन को लेकर के बड़ा चैप्टर है और हम बता ही रहे हैं अपने दर्शकों को। बांझपन को लेकर के और क्या क्या कारण हैं? आपकी सर्च में आए हो, आपकी स्टडी में आए हो, क्या क्या कारण है? जैसे अभी अर्ली मैरिज पे भी बात हो गई है हमारी, लेट मैरिज पे भी बात हो गई है, और खान पान को लेकर के भी बात हो गई है। अभी और बड़े कारण क्या क्या है? बड़े कारण, अब मेल्स में इनफर्टिलिटी ज्यादा बढ़ गई अब। जी जी पहले अगर मैं कहूँ कि 10 में से 1 का मुझे सीमेन एबनॉर्मल मिलता था, जी। काउंट कम मिलता था, लेकिन अब ऑलमोस्ट 40%, मतलब 4 टाइम्स इंसिडेंस बढ़ गई है कि उनका या तो काउंट कम मिलेगा या क्वालिटी अच्छी नहीं होती। और जिसको भी पूछो, गुटखा तो बहुत लोग खाने लगे हैं और सिगरेट पीते, हुक्का पीने लगे हैं। तो मतलब स्मोकिंग है या कोई भी एडिक्शन है या जी, ड्रग्स हैं या जी, कोई जी। भांग चरस ले रहे हैं, तो क्वालिटी खराब हो जाती है। क्वांटिटी तो अच्छी दिखती है, जैसे कि अपने गेहूं के बीज हैं, है ना, जी, हम जी, गेहूं जी। डाल रहे हैं, कभी कभी बीज अच्छे दिखते हैं पर अंदर से थोथे होते हैं। तो जी, हमारी आंखें जो अल्ट्रासाउंड में देखती हैं या माइक्रोस्कोप में देखती हैं वो तो नॉर्मल दिख रहा है, क्वांटिटी इज नॉर्मल बट क्वालिटी डिटेरियोरेट्स, बहुत बुरी तरह से खराब होती है। जब हम आईवीएफ की लैब में हम उस पंप को डालते हैं एग में और कुछ नहीं निकलता, हमें समझ में आता है कि भाई यहाँ पे खराब हो गया। तो एक, दर्शकों की जरूरी है कि वो अपना कोई भी किसी भी तरह के एडिक्शन से बचें। दूसरा स्लीप पैटर्न है, वही आदमियों के लिए वही लड़कियों के लिए, कि वो टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, और फूड का हमने डिस्कस कर लिया, वो सेम है सबके लिए। और चौथा है कि अपने आप को देखना, मतलब हमारी बॉडी की जो हमारी हेल्थ है वो 3 चीज़ों पे, कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, और हम अपने आप को कितना टाइम दे रहे हैं अपनी बॉडी को। तो सेल्फ केयर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। जो आज बच्चे बैठते हैं ना इंजीनियरिंग के, सुबह 9 बजे से बैठे रात के 10 बजे तक लैपटॉप पे बैठे रहे, तो वो बैठे रहते हैं, उसके बाद 1-2 बजे तक गप्पे मारते हैं, फिर अगला दिन शुरू हो जाता है। तो वो लाइफ में ना वो ज़ील खत्म हो गई, मतलब इंडोर प्लांट बन गए सारे ना, थोड़ा बाहर घूमें करें तो उससे फर्क तो बहुत ज्यादा पड़े। डॉक्टर सीमा मित्तल, मेरा एक सवाल और था, अभी आपकी बातों से ही निकल करके आया, दिनचर्या का, लाइफस्टाइल का जो है, तो जो गायनाकोलॉजिस्ट के रूप में, जो है एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में, आपके डिलीवरी के केसेज है, रात को किसी भी समय आ जाए, आप नींद के पैटर्न की बात कर रही थी, नींद का पैटर्न आप लोगों का डिस्टर्ब नहीं होता है? बहुत ज्यादा होता है, आप मानिए। कैसे खुद को कैसे मेंटेन रख पाते हैं वो बताइए। मैक्सिमम गायनेकोलॉजिस्ट को फाइब्रॉइड मिलेगा यूट्रस में, मैक्सिमम गायनेकोलॉजिस्ट को आपको पिगमेंटेशन मिलेगी फेस पे, और सब लोग, हम लोग बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, मतलब हमें सिर्फ हमारे हस्बैंड से टॉलरेट कर सकते हैं क्योंकि वो ग्रेजुअली अडेप्ट करते हैं। जी जी। तो हमारी लाइफ में इतना स्ट्रगल होता है, और आने वाला हर आदमी समझता है कि वो यदि आया तो हस्बैंड पर भी गुस्सा उतरता है कभी कभी? उतरता था एक टाइम तक, अब नहीं उतरता, हस्बैंड पे ही उतरता था, क्योंकि और कोई इस गुस्से को लेता ही नहीं। पेशेंट को तो लगता है कि अगर वो आ गया तो उसको इंस्टेंट केयर चाहिए, और अगर आपने थोड़ा भी डिले कर दिया तो आप नखरे वाले हो गए, आप ऐसे हो गए। कोई ये रियलाइज नहीं करता कि आपका बच्चा 2 बजे आया है, उसको खाना पहले चाहिए क्योंकि बच्चा आपने पैदा किया है, उसको तो केयर चाहिए, मतलब आ गया पेशेंट तो उसको डॉक्टर तुरंत चाहिए। तो ये वाला स्ट्रगल तो मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं मतलब सोचना भी नहीं चाहूंगी, कि दिन रात काम भी करना, बच्चे भी संभालने, और फिर एक सोशल अपने उसको बना के भी रखना।
तो आई थिंक उसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का धन्यवाद, और वही जिम्मेवार है, वही स्ट्रेंथ देते हैं, वही कहीं से ना ड्रिप इरिगेशन के तरह थोड़ा 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 जी हौसला देते रहते हैं तो काम हो जाता है। बट अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो आपके पास एक जॉइंट फैमिली होनी चाहिए, आपका एक भरा पूरा परिवार होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं था, मेरी सासू माँ नहीं आगे थी। बढ़ते हैं डॉक्टर सीमा। डॉक्टर्स डे है आज, बहुत सोच समझ करके याद करके 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहें तो लीजिए, 2 मिनट का लीजिए। कुछ ऐसे अच्छे एग्जाम्पल जिस दिन लगा हो कि डॉक्टर होने का फक्र महसूस हुआ, मेरे लगा पास- हो कि आज मैं डॉक्टर थी, किसी की मदद हुई, किसी की जिंदगी बचाई, किसी का मतलब भला हुआ, मतलब एक डॉक्टर के रूप में। एक्चुअली तो मैं आपसे वैसे अपना अनुभव शेयर करूं। अनुभव भी मेरे share पास करें। एक पेशेंट आई थी, जी उसकी डिलीवरी हो गई थी, खून उसका एचबी काफी कम था, उसको हमने ब्लड लगाया, उसको ब्लड की रिएक्शन हुई और वो मर गई, पेशेंट गुजर गई। उस पेशेंट के हस्बैंड की दूसरी शादी हुई, दूसरी वाइफ को भी उसके रिश्तेदार डिलीवरी के लिए मेरे पास ही लेके आए। भरोसा। अब तो वो सोच के भी ना मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मेरे मतलब लिटरली आंसू आते हैं जब बोलते हैं ना लोग कि पेशेंट डॉक्टर की लड़ाई हो रही है, कुछ हो रहा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं शायद हम ना पेशेंट को समझा ही नहीं पाते उसको क्या दिक्कत है, कहीं हम लीपा पोते की कोशिश करते हैं शायद। दूसरा एक पेशेंट था जिसको आईवीएफ मैंने करा था, उसका पहला बच्चा हुआ, उसने पूरा बिल दिया, उसने मुझे 5100 रुपये दिए कि डॉक्टर साहब ये ले लो, तो मैंने ले लिए, मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर उसने दोबारा आईवीएफ कराया, फिर उसको बच्चा हुआ, उसने मुझे 51,000 रुपये मेरे बिल के अलावा दिए। मैंने बोला मेरे को भगवान ने बहुत दे रखे, तो क्यों दे रही है? तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब आप इस पैसे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मुझे आपको देने हैं। और उसने अभी तक, है ना, 15 साल हो गए इस बातों को, उसने अपनी ही मेरी डीपी, मेरी फोटो अपनी व्हाट्सएप स्टेटस लगा रखा है पिछले 15 साल 10 साल। आत्मसंतुष्टि मिलती है, नहीं, खुशी संतुष्टि मिलती है। कुछ नहीं मिलता, ऐसा कोई एरोगेंस नहीं है, बट मतलब पेशेंट जब आता है ना उसकी उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं, और कहीं हम ना शायद अपने बिजी शेड्यूल में या अपनी व्यस्तता या अपने हमारे घर में भी कभी कलेश कशाय होते हैं, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही या बच्चों से कुछ प्रॉब्लम है, तो हम शायद सामने वाले को जस्टिफाई। बच्चों के बारे में हमने अभी बताया नहीं है। अपने बच्चों के बारे में एक बार बताइए, फिर मैं आपकी दिनचर्या पर आऊंगा। हाँ, बच्चों का तो मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा है वो ऑर्थोपेडिशियन बन जाएगा अभी अक्टूबर में, उसके फाइनल एग्जाम से एमएस कर लेगा। दोनों ने मौलाना आजाद से एमबीबीएस किया है जी। और दोनों ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, एक ने गुवाहाटी से और एक ने भोपाल से। बिटिया ने डर्माटोलॉजी में एमडी कर लिया है, बेटे ने ऑर्थोपेडिक्स में एमएस, अभी एग्जाम्स हो बेटे का नाम भी बता देते तो। डॉक्टर आरुषि मित्तल है जो बेटी। डर्मेटोलॉजिस्ट है, और वो एक अच्छी इंसान भी है, अच्छी डॉक्टर भी है और अच्छी इन्फ्लुएंसर भी है। जी। और बेटा ऑर्थोपेडिशियन है और वो चाहता है वो बच्चों को आज के टाइम के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, उनमें कोई अवगुण ऐसा नहीं है, नशे से और सभी चीजों से, बुरी आदतों से अभी तक वो बच्चे दूर हैं। ये अच्छी बात है। हाँ जी। चलिए अभी हम आगे ये बढ़ते हैं इस विषय में, गायनाकोलॉजी का तो जो आपका ये सब बातें होती रही। डॉक्टर सीमा, मेरा एक सवाल, सोशल मीडिया पर जो इलाज चल रहा है इसको लेकर के, लोग सोशल मीडिया पर अपना इलाज ढूंढते रहते हैं और इस तरह के जो इलाज आते हैं, गारंटेड इलाज, फलां इलाज, इसको लेकर के क्या चेतावनी देना चाहेंगे लोगों को, किस तरह सावधान रहें? क्योंकि आप देखते हो इंटरनेट की दुनिया बहुत बड़ी है, फेसबुक, ट्विटर, सब बहुत बड़ी दुनिया है, यूट्यूब पर खुद ही इलाज करते हैं लोग। जो ऐसे में आप क्या इस मामले में डॉक्टर्स डे पर क्या कहना चाहेंगे? जो मैं कहना चाहूंगी सभी दर्शकों से कि आप मीडिया में जाने वाली जो भी खबरें हैं उनसे आपको बचना है, क्योंकि अक्सर वो आधी अधूरी नॉलेज परोसी जाती है। जो एक बिजी डॉक्टर होगा, अच्छा काम करेगा, उसको शायद इतना समय भी नहीं मिलेगा कि सोशल मीडिया पर बैठ के रील बनाए। मुझे बोलते हैं रील बनाओ तो मुझे एक हफ्ता, एक महीना लग जाता है, लेकिन एक रील बनाने का टाइम नहीं मिलता। तो अगर आप किसी की रील को फॉलो भी कर रहे हो तो आप उसकी ऑथेंटिसिटी जान ले कि वो कैसा डॉक्टर है, डॉक्टर कौन है, वो कौन से कॉलेज से पढ़ा हुआ है, डॉक्टर के बारे में जाने, डॉक्टर के बारे में, उसकी डिग्री के बारे में, उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में जाने, और उसके बाद ही आप उसको फॉलो करें। नहीं तो आज हर बच्चा रील बना रहा है, फर्स्ट एमबीबीएस से शुरू कर देते हैं और पूरा ज्ञान देते हैं, और आप उसको फॉलो करते हो तो नेचुरली आप प्रॉब्लम में तो पड़ोगे। तो ऐसा तो नहीं है। आपके जमाने में, आज के जमाने में एक नई चीज प्रवेश की है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं। क्या एआई का फायदा चिकित्सा विज्ञान को मिल रहा है? फायदा तो मिल रहा है जी, डेफिनेटली, नॉलेज आती है, बट प्रॉब्लम क्या है कि एआई की भी लिमिटेशंस हैं। जो भी एआई को फीड कर रहे हैं, जो एआई को बना रहे हैं, वो भी तो कोई बना ही रहा है ना, जो इन्फॉर्मेशन भर रहा है उसके अंदर, तो सारे एक्सपर्ट्स नहीं है अभी।
तो एआई की बात को सच मानने में लगभग 10 साल का समय लगेगा। और एआई सब कुछ तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेडिसिन इज ऑल अबाउट, तो एआई के अपने खतरे भी हैं और लाभ भी है। लाभ भी हैं, बिकॉज मेडिसिन इज मोर अबाउट इमोशंस एंड कंपैशंस। आप कितना कंपैशनेट हो, कितना, मतलब आधी बार तो पेशेंट से आप बात करते हो ठीक हो जाता है, एआई तो वो नहीं करेगा। तो आपको पेशेंट की आंखों में आंखें डाल के देखना है, बताना है, रीएश्योर करना है, वो तो एआई कभी भी नहीं कर पाएगा, कोई रोबोट भी नहीं कर पाएगा। तो मेडिसिन में हम ये तो नहीं कहेंगे कि 100% कंट्रीब्यूशन एआई का एवर होगा। हो सकता है कि डायग्नोस्टिक मोडालिटीज बढ़ जाए, कि एक्सरे सबको पढ़ना आ जाए या देखना आ जाए, एआई बोलेगा, उसमें भी गलती का स्कोप रहेगा। पर जहाँ तक हमारा फील्ड है, हमारे फील्ड में तो मेरे हिसाब से कोई रोल एआई का नहीं होगा ज्यादा। मेरा अभी हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। लिंगानुपात हरियाणा की बड़ी समस्या है, देश की समस्या है, लेकिन हरियाणा में ज्यादा है। हरियाणा में अभी काफी सख्ती हुई है अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर, वो है। आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, किस तरह की मानसिकता रही होगी आज से 1 दशक पहले, किस तरह का बदलाव आया है? लोग कन्या गर्भ में अगर पता लगता था तो उसको जो है पहले गर्भपात कराने को प्रेफर करते थे, जो है लड़की के जन्म को लेकर के। लोगों की मानसिकता आज भी वही है, कुछ बदलाव आया है पहले की तुलना में, लड़का लड़की में, या भेद कायम है अभी भी? अभी तो ये एक अच्छी बात हुई है हमारी युवा पीढ़ी की जी। कि उनको बच्चा चाहिए बस, और ज्यादातर आजकल एक ही बच्चा करते हैं, और लड़का लड़की से उनको फर्क नहीं पड़ता। ये हुआ है बदलाव, ये तो डेफिनेटली हुआ है, ये और तो ये बड़ा शुभ संकेत है। आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। संकेत है ये। बड़े लोग शायद जिद भी करते हो, तो अगर आप करें कि 40 साल जी, इसके पहले के, जो जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, वो तो शायद इस चीज के पीछे जाते हो, लेकिन जो हमारे 30, 35, 36 साल तक के युवा हैं, बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं चाहता कि उनको बेटी को कराया जाए या लड़का ही हो। ये माइंडसेट तो डेफिनेटली चेंज हो गया, और आने वाला समय शायद अच्छा ही होगा। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्वालिफिकेशन। अब हमारे घर में जो बहुएं भी आई हैं, वो हमारे बेटों से ज्यादा कमाती हैं, और घर में सुख शांति। तो अब समझ में आ रहा है सबको कि लड़कियों को यदि पढ़ा दिया तो बर्डन तो बिल्कुल भी नहीं है, और हेल्पिंग हैंड भी रहती है। लड़कियां अपने घर में मदद करती हैं। अगर मान लो एक लड़की का 40 लाख का पैकेज है, तो वो आराम से अपने पेरेंट्स की मदद भी कर सकती है, शादी भी कर सकती है। जी, जी। तो अब वो जिससे शादी करेगी वो ये तो नहीं कहेगा कि लड़का नहीं होगा तो घर से निकाल दूंगा। नहीं, नहीं, नहीं कहेगा। अभी एक मेरा एक सवाल है, तो मैं जरूरी जो है पूछ लेता हूँ आपसे। हॉस्पिटल्स में बहुत सारे मुकदमों का ढेर अब आ रहा है। हॉस्पिटल्स में जो है डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमे आ रहे हैं, लापरवाही के केसेस आ रहे हैं। आप भी भुक्तभोगी होंगी, या आपकी, आप नहीं तो आपकी कोई मित्र भुक्तभोगी होंगी, या आपके फ्रेंड सर्कल में दूसरे कोई भुक्तभोगी होंगे। ये जो डॉक्टरों पर जो केसेस बढ़ रहे हैं, लापरवाही के, नेग्लिजेंसी के, कोर्ट तक मामले पहुंच रहे हैं, इनको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखो, भुक्तभोगी तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो प्रैक्टिकली ऐसी कोई अदालत नहीं है जिसमें मैं नहीं गई हूँ। तो मेरे पेशेंट तो सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हैं। तो पेशेंट का ना माइंडसेट होता है, कभी कभी पेशेंट ना बहुत परेशान हालत में आता है, बहुत ही ज्यादा। जी, जी। तो हमें समय निकाल के उसकी हालत समझनी चाहिए, और उसके बाद हमें परिस्थिति देख के इलाज करना चाहिए। कभी कभी इमरजेंसी में मरीज आया बहुत सीरियस है, आपने फटाफट काम कर दिया, ना आप उसको बताना चाह पाते हो, ना आप उसको लिखवा पाते हो, और बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। तो मरीज को लगता है कि वो ठगा गया, और डॉक्टर को लगता है कि मैं बेवकूफ़ बन गया, क्योंकि मैंने उसको सही से समझाया नहीं, जो मुझे अपने केस में लगता है। क्योंकि आपको मरता मरीज देख के एक ही चीज याद आती है कि इसको बचाओ, और आप दौड़ते हो और बचाते हो, और हो सकता है वो बच जाए, हो सकता है ना बचे। रिटर्न चीजें वो सब रह जाती हैं। रिटर्न चीज रह जाती हैं, और जब खत्म होता है तो आप उसको फिर वो लिखना शुरू भी करो तो क्या लिखोगे। जी, जी। तो इसके लिए अब यही है कि समय के साथ हमें बदलना है। तो अब हमने कंसेंट बनवा लिए, फॉर्म बनवा लिए, साइन कराते हैं, उसके बाद काम करते हैं। 2, 4, 5 मिनट लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और पेशेंट को भी समझना होगा, मान लो रोड एक्सीडेंट में पेशेंट है, जैसे पीछे भी जयपुर में इतना सारा हादसा हुआ, डॉक्टर की कोई गलती बिल्कुल भी नहीं थी। अगर सड़क पे कोई इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर उसको ठीक कर रहा है, जरूरी तो नहीं है ना कि वो मरीज बच ही जाएगा। तो उत्तेजना में जो मरीज आ रहा है, तो अब जो एक पॉलिसी हॉस्पिटल्स बनाते हैं कि कोई उत्तेजित मरीज है या बहुत सारी भीड़ है, तो बेटर है कि आप उसको राजी राजी रेफर कर दो, ताकि वो आपको आगे परेशान नहीं तो अभी कई बार ऐसा लगता है आपको, और दूसरे डॉक्टरों से भी आपकी बातचीत होती होगी, कोई सीरियस पेशेंट आया, आपको लगता है कि ये दम तोड़ सकता है और बचने के चांस 1% है, आप खुद को सेफ साइड में रखने के लिए कि कभी कोई कानूनी पचड़ा न पड़े,
उसको रेफर करने में फायदा देखते हैं या 1% जैसे उसकी जिंदगी बचाने का प्रयास करें? ये दुविधा नहीं हो गई इस कानूनी पचड़ों के कारण? बहुत ज्यादा हो गई मेरे ख्याल से ना। 10% पेशेंट ऐसे हैं जिनको बचाया जा सकता था लेकिन वो बचाए नहीं जाते, क्योंकि डॉक्टर कुछ ना कुछ ऐसा भुगत चुका होता है कि वो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो उस पेशेंट को भेजना ही रेफर चाहता कर है, देते हैं, रेफर कर देता है। और पीछा छुड़ा हो जाए। रेफर में टाइम खत्म हो जाता है। तो क्योंकि खुद जैसे ना आप लिखवाना चाहते हो पर आपको पता है कि पेशेंट का यूट्रस रप्चर हुआ है, बच्चे की धारवेटा तक मर जाएगी, आप तुरंत तुरंत लेना चाहते हो, आप करते हो और बाई चांस मानो खुद हो गया तो आप तो कटघरे में खड़े हो गए। तो अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग करो, कंसेंट लो, आप एक्सप्लेन करो और उसके बाद ही आप पेशेंट को घुसाओ, चाहे कितना भी सीरियस क्यों ना हो। तो वो एक सेफ अप्रोच अब डॉक्टर सीमा, अंतिम सवाल है, हम्म। खुद को खुश नसीब, खुश मिजाज, खुद को खुश रखने के लिए इतनी व्यस्तता के बीच डॉक्टर सीमा क्या करती है? पहले तो मैं सबको बता दी थी मैं क्या करती हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है कि अपनी चीजें अपने तक सीमित रखो। मुझे कुछ करते हैं आप? थोड़ा बहुत भगवान से जुड़ने गीत, की संगीत, कोशिश। भगवान से जुड़ना? भगवान से जुड़ना मुझे पसंद है, थोड़ा पूजा पाठ करना पसंद है कि सुबह शाम भगवान को याद करके धन्यवाद देना, मतलब ग्रैटिट्यूड। क्योंकि ऐसा लगता है कि जो जीवन भगवान ने दिया उसको बेस्ट यूटिलाइज करो और उनसे डायरेक्शन मांगो कि जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो, कहीं गलती हो तो वो आपको गलती या तो करने ही ना दे और करें तो वो चेता दे, हम उसको सुधार मतलब लें। एक आध्यात्मिक शक्ति के प्रति समर्पित भाव। समर्पित थोड़ा सा, इसके लिए मेडिटेशन सबको करना ही चाहिए। दोस्तों, आपने डॉक्टर सीमा मित्तल को सुना। इन्होंने डॉक्टर्स डे पर काफी उपयोगी जानकारी दी है। उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को दूसरों को भी सुनवाएंगे, क्योंकि बातें काफी काम की है। जो बांझपन के रोगी हैं, जिनको IVF की जरूरत है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें सही जानकारी का अभाव रहता है। आप इस वीडियो के माध्यम से उन्हें सही जानकारी दे सकते हैं। NJP हरियाणा के लिए आपने समय निकाला, आपका एक बार फिर से धन्यवाद डॉक्टर सीमा। थैंक यू।